call is now being recorded. तो पहले हाइड्रोजन पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कराया था ना हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो H2O2 के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं हम ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर द मोलिकुलर डायमेंशन। अब देखो ये देखो यहाँ पे गैस फेज में दिया हुआ है स्ट्रक्चर ये, और साइड में दिया हुआ है सॉलिड फेज में। यहाँ पे अपने को याद क्या करना है एक्चुअल में कि ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाला, गैस फेज में ये एंगल कम होता है और सॉलिड फेज में ये एंगल ज्यादा होता है। डन है, ये इम्पोर्टेंट ऐसा ये क्यों होता है ये सर? पूछे जाते क्या। ऐसा क्यों होता है? एक मिनट शब्द तो करें, ठीक है। और गैस फेज में ये एंगल ज्यादा रहेगा, और ये जो बीच का एंगल है ये वाला यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा। मतलब एक एंगल सॉलिड में ज्यादा होगा तो दूसरा एंगल गैस में ज्यादा होगा, ठीक है। गैस में ये एंगल जो ये वाला एंगल है ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो गैस में होगा वो H2O2 जो होगा वो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम होता है ना भाई गैस फेज में। तो ये जो बॉन्ड है ये वाले ये दोनों ये दूर दूर चले जाएंगे, और अगर ये दूर दूर जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा भाई। क्लियर है? यस सर। हाँ, बस इतना रीजन दे सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे रीजन पूछेगा नहीं इसका कि भाई ऐसा क्यों होता है, सीधा आपसे एंगल पूछा जाता है। मतलब इवन आपके सामने स्ट्रक्चर बना के दे देगा, कहेगा सॉलिड फेज में है या गैस फेज में है, ऐसे पूछता है, ठीक है। सर ये 111.5 जो एंगल है उसका नाम तो होगा कुछ। डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल, ठीक है। जैसे तुम लोग ये एंगल कैसे है, जैसे मान लो तुम ऐसे बुक खोल देते हो ना, ये मान लो बुक है तो ये बुक के दोनों पेज के बीच में एंगल। ओके सर। डन है भाई। अरे विवेक भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बड़े दिन बाद आया यार तो। सर सोता रह जाता हूँ। अच्छा है, सोना चाहिए। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, देखो एक चीज सुनो, H2O2 में बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और ऑक्सीजन? -1। अगर हम कहें कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन होगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, मतलब सॉरी रिड्यूस कौन होगा? उधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो ये क्या बनाएगा, रिडक्शन, अगर रिडक्शन हुआ तो H2 बनाएगा, ठीक है। अगर ये मान लो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा भाई? भाई रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा ना। बोलो भाई। हाँ जी सर। और जो खुद अगर ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो तो पहले से +1 में है। नो सर। तो ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडाइज, और वो क्या बनाएगा, O2। डन है। यस सर। अब देखो, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडिया। ये लाइन पे हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। और देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन लिखा है यहाँ पे, एक मिनट भाई, देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखे भाई इसका, जैसे Fe+2 में है ना, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, Fe+3 में। पीबीएस में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अभी? 4। अभी पीबीएस में पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। +2। सल्फर -2 में है? यस सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेड का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 हाँ, और सल्फर का? -2। क्या बोल रहे हो भाई, कुछ भी बोल रहे हो यार। सॉरी से सल्फेट। हाँ, तो यहाँ बताओ सल्फर का कितना होगा? +6 होगा। यस। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया ना भाई। ठीक है, तो हमें दोनों रिएक्शन ऐसे याद होनी चाहिए कि H2O2 जो है वो एसिडिक मीडियम में Fe+2 को Fe+3 कर देगा, और पीबीएस से बना देगा PbSO4। समझे? अब देखो रिड्यूसिंग एक्शन देखिए, रिड्यूसिंग एक्शन क्या होता है, दूसरों को रिड्यूस करना ना भाई। जैसे MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? +7। हम्म
और यहाँ पे Mn+2 में होगा। ठीक है, यहाँ बताओ, देखो HOCl में सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। बताओ भाई। +1 -2 +1 हम्म, तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ है भाई? क्लोरीन। हाँ डन है, ये -1 में आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ही ये दो रिएक्शन याद होनी चाहिए कि एसिडिक, देखो पहले एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, फिर एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। ये वाली रिएक्शन आपने ऊपर ही पढ़ी है, ध्यान से देखो। हाँ सर, एक रिएक्शन में पढ़ा। क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन can be oxidized by H2O2 in acidic as well as in basic medium। तो ऑप्शन दे देगा जैसे H2 माइनस, Mn+2, Fe+3, Fe+2 ऐसे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है पहले। हम्म, ये देखो यहाँ पे Mn+2 से Mn+4 बन गया भाई, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीडेशन है ये एसिडिक मीडियम में नहीं था। एसिडिक मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शन थी भाई? एक तो Fe+2 था और एक था PbS। ये था एसिडिक हाँ मीडियम में ऑक्सीडेशन। अगर हम एसिडिक मीडियम में रिडक्शन की बात करें तो कौन कौन से थे? MnO4- और HOCl। अगर हम बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन की बात करें तो Fe+2 एंड MnO4-, सॉरी Mn+2। हाँ अब हम बात करते हैं लास्ट रिडक्शन। देखो आई, यहाँ पे I2 है ना, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यस और सर। बन गया क्या? -1। एक ही यहाँ Mn+7 में है, और यहाँ भी बताओ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। तो ये दोनों रिडक्शन हो गए भाई। हाँ। डन। अब देखो, तो ये सारी हमें ऐसे याद रखनी पड़ेगी कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम में किसका होता है, बेसिक मीडियम में किसका होता है, इस तरीके से कर लेंगे भाई। Yes, sir. हाँ, अब देखो स्टोरेज की अगर बात करें, अच्छा एक बात और बताता हूँ, जैसे पर मैग्नेट आयन होता है ना MnO4-, इसे कहते हैं पर मैग्नेट आयन। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में लेंगे ना तो ये किस में जाता है पता है आपको?
इसका हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में लेंगे तो ये जाएगा Mn+2 में, और अगर इसको आप वीक बेसिक मीडियम में लोगे तब ये जाएगा Mn+4 में। ये बात कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी पहले भी। यस सर। हाँ सर, डी ब्लॉक में हाँ, तो यहाँ भी देखो वही हो रहा है। जैसे अगर MnO4- को आपने एसिडिक मीडियम में लिया तो Mn+2 में आ गया, और अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में लिया यहाँ पे तो ये Mn+4 में आ गया। ठीक है भाई। चलो अब स्टोरेज देखो। जो H2O2 है ना, अगर आपने जैसे मान लो एक कंटेनर ले लिया H2O2 इसमें और रख के छोड़ दिया तो ये अपने आप H2O और O2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो H2O2 डिकम्पोजेस स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। अगर इसको थोड़ी भी लाइट मिल गई तो तुरंत ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। डन है, पहली बात तो ये। या अगर आपने जैसे कोई मेटल की बोतल में इसको डाल के रख दिया, ठीक है, तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी ये वाली। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेसेस और ट्रेसेस ऑफ एल्कली present in glass containers, the above reaction is catalyzed। catalyzed मतलब क्या होगा भाई? और जल्दी होने वाली रिएक्शन, ठीक है। It is therefore stored in wax lined glasses or plastic vessels in dark। डार्क में क्यों रखा भाई? ताकि वो डिकम्पोज ना। हाँ, तो ये सवाल पूछा जाता है कि H2O2 को हम डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं, ठीक है, सनलाइट से दूर रख करके, ताकि वो डिकम्पोज ना करे। और इसमें यूरिया ऐड कर सकते हैं हम एज ए स्टेबलाइजर, ठीक है। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो सारी बातें नॉर्मल है भैया। देखो किस किस से बचाना है पहले ये सोचो। सनलाइट, डस्ट, मेटल सरफेस, अल्काली, ग्लास। अल्कली, ठीक है, डस्ट, इन सब से बचाना है, मतलब इन शॉर्ट सबसे बचाना है, खत्म बात। ग्लास। हाँ, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सबसे बचाना है, छुपा के रख दो, ठीक है, अलमारी में। ये है। सर हमारी तो अलमारी मेटल, क्या 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 कह रहा है? अलमारी मेटल की है। अलमारी लकड़ी की ले लो भाई। ओके। ठीक है, ना हो तो बनवा लो। ठीक है सर। अब देखो यूज देखो। Its wide scale use had led to tremendous increase in industrial production of H2O2। हेयर में ब्लीच कराते हो भाई? ब्लीच कराते हो ना, फेस पे कभी ब्लीच कराते हो? नो सर। तो वो जो लिक्विड यूज करता है वो H2O2 होता है। इट इज एज ए हेयर ब्लीच एंड एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है भाई? बायोलॉजी वाले बताएंगे, चलो। मतलब जो बैक्टीरिया इंफेक्शन से बचाने। किल कर सके। इसी का तो बता, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है बेटा? चलो हटाओ, इसी का गुड नाइट। सर क्या है, आप मुझसे क्यों पूछते हो? हाँ, सर आपको पता लग जाता है कि ये इन्हें नहीं आ रहा है।
हाँ पता चल जाता मुझे। अब देखो, अगर पता होता तो तुम सबसे पहले बोलती। अच्छा ये बताओ एंटीसेप्टिक क्या होता है भाई? एंटीसेप्टिक। फाड़ एंटीसेप्टिक बोल वही बोल रहा है होता कि है ना वो जो हाँ कहीं हमारी इंजरीज वगैरह हो कैसा जाती हैं तो क्रीम हम होता है जो उसको यूज ब्लड में अप्लाई करते हैं उस ब्लड को इंजरी पे बचाता है। ताकि वो उसे क्या? एंटी एंटी उस पे काम करे, उल्टा अपोजिट काम करे, मतलब उस बाउंड के अपोजिट काम करे, उसमें जो बैक्टीरिया इस वक्त काम कर रहे हैं उनके अपोजिट हमें उन्हें रिजल्ट मार चाहिए। दे, सिंपल। डिटॉल हाँ इन सर। हैंड, इन शॉर्ट डिटॉल, डिटॉल यूज कर ले। सर सेवलॉन। हाँ सर कर सकते हैं। हाँ देख भाई, सेवलॉन, सेवलॉन, डिटॉल। विवेक भाई ने तुमसे पहले बोला सेवलॉन। ठीक है, तो ये मार्केट में पर हाइड्रोल के नाम से मिलता है, जैसे मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना तो पर हाइड्रोल के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। डन है। अब देखो, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट which are used in high quality detergent। डिटर्जेंट तो समझते हो सब लोग भाई, डिटर्जेंट। हाँ सर, ये तो पता है। देखा, मैंने कहा तुझे पता तो सबसे पहले बोलेगी। सर आपको सब पता रहता है। कुछ भी समझ लो। अब देखो, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन। ये इंडिकेटर होता है एक हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। टार्टरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये देखो, ये गोली का नाम देखो, ये गोली कौन सी है? ये बताओ किस चीज की गोली है? बताइए। भाई पेट दर्द की तो नहीं है ये, विवेक भाई। एंटीबायोटिक टाइप की है ये। यस सर। ठीक है, जब विवेक भाई पेट में नहीं, जब कहीं भी दर्द हो तो ले सकते हैं इसको। ओके सर। ठीक है, अब देखो, इट इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर पल्प, लेदर, ऑयल फैट्स। ठीक है, nowadays it is also used in green environmental chemistry, for example in pollution control, treatment of domestic and industrial effluents। ये बताया था पहले भी। ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स, ये सब चीजें में यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं H2O2 को। डन है, तो हमारा H2O2 के बारे में बात हो गई खत्म। अब चलो ये बताओ, अब पूजा बताएगी H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एसिडिक मीडियम में, बताओ किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है ये? सर Fe2+ को और PbS को। हम्म
अब आपको बताना है इसका रिड्यूसिंग नेचर एसिडिक मीडियम में ही। MnO4 माइनस को और I2O। I2 तो बेसिक HOCl। मीडियम, HOCl। अब आपको बताना है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बेसिक मीडियम में। हाँ, ये बताओ कौन कौन सा आयन पे लगेगा? Fe2 plus Mn2 plus दूसरा कौन सा बोला? Mn2 plus डन है। और रिड्यूसिंग एक्शन I2 और MnO4 माइनस। MnO4। डन है। अब देखो हैवी वाटर, पहले देखो इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। डन है। एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये लाइन इसी साल नीट में पूछी गई है, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। प्रिपरेशन मेथड देखा था D2 का नहीं देखा हमने अभी तक, है ना? ठीक है, देख लेंगे अभी। It can be prepared by exhaustive electrolysis of water or as a byproduct in some fertilizer industries. Its physical properties are given, ठीक है। It is used for preparation of other deuterium compounds, for example जैसे मान लो CaC2 होता है जैसे। मुझे बताओ इसमें कौन कौन से आयन है भाई? इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? Ca+2 एंड C-, C2 2-, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन आपने कराई D2 के साथ, D2 कैसे आयन देगा? D+ और OD-, ठीक है। तो ये कैल्शियम किससे कंबाइन करेगा? D+ से कि OD- से? OD-। तो ये क्या बना लेगा? CaOD ट्वाइस, और ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? C2D2। ऐसे ही देखो, जैसे मान लो SO3 को अगर आप पानी में मिलाते थे तो क्या बनता था? बताओ चलो पहले। H2SO4। तो अगर D2 में मिला दे तो क्या बन जाएगा? D2SO4। D2SO4। यस सर। एक और रिएक्शन देखो यहाँ पे, जैसे ये है Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड। यहाँ बताओ एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है भाई? तो +3 और कार्बन पे? -4। हाँ, ये भाई तुम तो टैलेंटेड निकले। कौन बोला भाई ये? रोहित बोल रहा था ना? यस सर। हाँ यार, तुमने कितना सही तरीके से नाम लिखा है अपना, तुम बेहतरीन फोटो लगाई तुमने, रोहित। गजब। अब देखो, अगर इसकी रिएक्शन आप D2 से करा दो, यानी D+OD-, तो एल्यूमिनियम कौन सा आयन लेगा भाई? OD-। तो ये क्या बनाएगा? AlOD थ्राइस। और इनका क्या बनेगा भाई? CD। ओनली CD। CD4। CD4। सर मैंने फोन भी बोला था, अच्छा आपने बोला वो था, नहीं हाँ सुना। ठीक है बेटा, मेरी गलती, हाँ। मुझे नहीं सुना होगा, है ना? मेरी गलती, माई मिस्टेक, आई एडमिट।
ठीक है। सर मैंने धीरे बोल दिया होगा इसलिए नहीं आपके पास वो बात पहुंची। हाँ वही तो बेटा, होता है ऐसा कभी कभी, तो साउंड जो है वो कभी कभी मतलब जब बहुत डेंस मीडियम आ जाता है बीच में तो कभी कभी नहीं ट्रेवल कर पाती है। चलो तो ये तीनों रिएक्शन हो जाएंगे भाई कवर हमारी। अब देखो डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। देखो डाई हाइड्रोजन रिलीजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट ऑन कंबशन। ये कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ भाई, एक्सोथर्मिक। वो तो ठीक है, सिंपल ये वाटर, ये इस रिएक्शन की बात हो रही है H2 + O2 gives H2O। ठीक है भाई। अब देखो द डाटा ऑन एनर्जी रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक डाई हाइड्रोजन, मीथेन, LPG आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ सेम अमाउंट्स इन मोल्स मास वॉल्यूम आर शोन इन। देखो ये डाटा है हमारे पास। अगर आप देखें एक मोल हाइड्रोजन मतलब कितना ग्राम हो गया भाई? हाँ भाई, 1 मोल H2 मतलब कितना ग्राम हो गया? सर 2 ग्राम। 2 ग्राम। तो कह रहा है कि 2 ग्राम से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। डन है। और यही अगर आप CH4 का 1 मोल लो तो 880 मिलती है। डन है। तो अब अगर 2 ग्राम से 286 है तो 1 ग्राम से बताओ कितनी मिलेगी यहाँ पे? इसका हाफ कर दो 143। यस सर। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाओ तो आपको 143 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताई थी? एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास। ऐसे ही जैसे CH4 है, CH4 के लिए देखो 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिली? 53। तो कौन सा बेटर फ्यूल है, H2 की CH4? H2। सर 2। हाँ देखो बाकी LPG ऑक्टेन इन सब की बराबर रेंज में ही है भाई लगभग। सही है। और अगर पर लीटर बात करें तो पर लीटर में देखो ऑक्टेन कहाँ पहुंच गया है। और यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ये देखो कहाँ पहुंच गया हाइड्रोजन, लेकिन CH4 एकदम पीछे रह गए हैं। और LPG अपने घर में आती है। तो H2 का जो फ्यूल यूज कर सकते हैं ना। बात समझे कि नहीं समझे? सर H2 का पर लीटर में तो बहुत ही कम हो गया इसमें। पर लीटर में गैसियस स्टेट में 12 ना हो बेटा, गया। लिक्विड हाँ फेज में आ सर। जाओ। ओके सर। अच्छा एक मान लो मैं कह दूं डेंसिटी ऑफ H2 जो है, अगर वो 1 ग्राम/ml है, तो जब आप कह रहे हैं 1 लीटर H2 मतलब कितनी H2 हो गई? ग्राम में। अच्छा कोई, चलो इतना आपके सामने डाटा दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं डेंसिटी ऑफ H2 लिक्विड कितनी होगी कैलकुलेट करके?
बताओ भाई, क्या आप बता सकते हैं डेंसिटी कितनी होगी H2 की, ये सब डाटा यूज करके? एनीवन भाई? सर पता तो चल सकती है लेकिन अभी मतलब मन नहीं है अभी, अभी मूड नहीं है सर, है ना? सुबह सुबह सर आप क्यों काम कराते हो हमसे सर, है ना? छोड़ दो सर हमको, सर जाने दो सर, प्लीज सर प्लीज। सर मॉल से वेट निकालना पड़ेगा 200। तो करो ना भाई, हाँ पेपर में बैठ के भी तो करना पड़ेगा। सुबह सुबह आए बड़े बोले सुबह सुबह क्या करा रहे हो। चलो सर भाई लग जा, स्टार्ट हो जा। बताओ भाई, निकाल के आंसर बताओ, चलो कौन बताएगा? जो बताएगा उसे 2 रुपए दिए जाएंगे तुरंत अभी फोन पे ट्रांसफर। हाँ देखो विवेक भाई कह रहे हैं यस, आज की कमाई हो जाएगी मेरी, तो मैं अभी करता हूँ। लेकिन मम्मी से मांगने पड़ेंगे ना बेटा, मैं बिना मांगे दे रहा हूँ। तो तुम्हारी मेहनत की कमाई होगी ना। सर 23 या 24 के आसपास आएगा ग्राम पर। 23 से 24? भयंकर, यूनिट तो बताते हो। चलो भाई चेक कर लेते हैं आंसर इसका कितना क्या आ रहा है, ठीक है? फिर देखते हैं ये 2 रुपए जीते कि नहीं जीते। देखो कितना अनुज कौन है भाई ये? एक मिनट, 1.06 बोल रहा हूँ भाई। रोहित कुमार यूनिट क्या है तुम्हारी डेंसिटी की? किलोग्राम पर लीटर है क्या है? देखो एक बात सुनो, आप कह रहे हैं कि 1 लीटर से इतनी एनर्जी आती है ना भाई, 9968। और 1 ग्राम से 143 आती है। सर हम गैसीय स्टेट की बात कर रहे हैं ना, जो लिक्विड वाला है। अरे मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। ओके। 1 ग्राम से 143 आती है, और एक लिक्विड से 1 लीटर से आती है 9968। तो आप ये सोचो कि 1 लीटर में आप कितने ग्राम हो जाएंगे? 9968 डिवाइड बाई 143। सोल्व करना भाई, कितना आएगा ये? 69.70 आया भी है। बात समझे? तो डेंसिटी कितनी आ गई? 69.70 ग्राम पर लीटर ही आएगी। ये पानी की डेंसिटी से कम है कि ज्यादा है? कम। पानी की डेंसिटी तुम्हें क्या बताया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना भाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ग्राम पर लीटर है ना। तो अगर इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 69.70 ग्राम डिवाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लगभग आएगा 6.97 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पानी से बहुत कम है।
समझ आई बात की नहीं आई? तो ऐसे आपको क्या करेगा, वो दो हाँ डाटा सर। दे देगा कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लाइट, लेट्स से कोई भी H2 गैस इज दिस एंड फॉर पर लीटर वैल्यू इज दिस, रेट द डेंसिटी ऑफ द गैस। ऐसे सवाल आते हैं कभी कभी। 2 रुपये मैंने अपने पैसे खुद ही रख लिए भाई, है ना। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ऐसा कहते हैं ना समझदार लोग। यस। हम्म। अब देखो, फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट on a mass for mass basis dihydrogen can release more energy than petrol, ठीक है, about 3 times. Moreover, pollutants in combustion of dihydrogen will be less than that of petrol. फायदा फायदा हो रहा है अगर ऐसा करें हम तो। पोल्यूशन भी नहीं है, एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। The only pollutant will be the oxide of dinitrogen, ठीक है, due to presence of dinitrogen as impurity with dihydrogen। ठीक है, इतना सह लेंगे। This of course can be minimized by injecting a small amount of water into the cylinder to lower the temperature so that the reaction between dinitrogen and dioxygen may not take place। क्या ये जो मैंने बोला है ये पढ़ा समझे आप लोग? खुद से रीड करो भाई एक बार पहले। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब आप डाइहाइड्रोजन की बात करते हैं तो वहां पे पोल्यूटेंट्स, मतलब वहां पे जो है कौन सी गैस एज ए पोल्यूटेंट निकल सकती है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि NO, ठीक है। और फिर पूछेगा कि इसको हटाए कैसे हम लोग, तो कह रहा है पानी डाल दीजिए। पानी डालने से क्या होगा, N2 और O2 की रिएक्शन क्या होगी, कम, धीरे, स्लो हो जाएगी। क्योंकि N2 और O2 की जो रिएक्शन होती है ना, ये होती है लगभग 2000 केल्विन के आसपास। और अगर तुमने पानी डाल दिया तो टेम्परेचर घट जाएगा ना भाई। Yes, sir. टेम्परेचर घटेगा तो ये रिएक्शन होगी, स्लो हो जाएगी, ये है। अब देखिए, however the mass of container in which dihydrogen will be kept must be taken into considerations. A cylinder of compressed dihydrogen weighs about 30 times as much as a tank of petrol containing the same amount of energy। मास बहुत बढ़ जाएगा सिलेंडर का, मतलब जिसमें तुम जैसे बाइक में टंकी में पेट्रोल वेट्रोल भरवाते हो, ऐसे सोचो बाइक में अगर तुमने हाइड्रोजन भरवाई तो जो तुम टैंक बनाओगे ना, उसका मास 30 टाइम्स ज्यादा होगा। यानी फिर सनी देओल जो है वो बाइक उठाने वाला सीन नहीं कर पाएगा जैसे वो फिल्म में करता है ना। यस। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है मेन। तो यार बाइक के रेंज को कम कर देते, कम फ्यूल की खाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो फिर तो कम फ्यूल की कर देते हैं, फिर आगे खत्म हो जाएगा तो कहीं कहाँ भरवाएगा फिर। फिर अगले पेट्रोल पंप भरवाना पड़ेगा। हाँ, फिर यही करता रहे, सुबह निकल शाम को घर पे वो अब वापस। पेट्रोल पंप नहीं रहेगा ना, फिर तो वो हाइड्रोजन पंप हो जाएगा। हाँ, ये अरे देखो वही इशिका ने हाइड्रोजन एकदम, पंप से भरवा लेंगे, इशिका कोई ने बड़ी एकदम बात सही नहीं। बात करी है, देखो, है हर ना। हर गली हर नुक्कड़ पे एक हाइड्रोजन पंप। हाँ, तेरा तो सही है, तू घर से बाहर निकलेगा, मम्मी कहेगी जा बेटा सब्जी लेके आ, फिर तू शाम को आएगा वापस, समझे। वो फटफट बन जाएगी एकदम। सर अब तो एथेनॉल की बोल रहे कि एथेनॉल फ्यूल यूज करी जाएगी। क्या यूज करेंगे? एथेनॉल वाली एथेनॉल? कार आएगी। हाँ एथेनॉल तो फिर लोग पियेंगे क्या अगर वो यूज कर लेंगे तो? सर पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था। पता नहीं। सर मुझे नहीं लगता एथेनॉल एथेनॉल यूज करने वाले। मुझे लगता है जब तक के हाइड्रोजन का कोई जुगाड़ नहीं आता तब तक के पेट्रोल ही यूज करेंगे ये लोग।
तो और क्या बचा ऑप्शन? अब या दूसरा ये है ठीक कि भी है, कोई ज्यादा पोल्यूशन भी। पोल्यूशन तो क्या, दिल्ली तो खत्म हो ही चुकी है ना, अब क्या फायदा है बचा के पोल्यूशन अब कम क्या कर। करना है, अब जो होना था हो गया है, ठीक हाँ है। वही तो। मेरे को भाई कह रहा है पोल्यूशन तो फायर वर्क से होता है, फायर वर्क करो फिर और पोल्यूशन करो। इतना कर दो कि लोग रहना बंद कर दे, भाग जाए निकल के, खत्म। अब देखो, डाइहाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग टू 20 केल्विन। ये बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। जैसे तुम मान लो कंटेनर में तुम लिक्विड फॉर्म में भरोगे ना भाई गैस को, हाँ कि ना भाई? तो इसको कह रहा है कि जब लिक्विड बनेगा तो टेम्परेचर चाहिए 20 केल्विन। ये क्या हो गया इसको? एक मिनट भाई जरा, हमारी पेंसिल थोड़ी डिस्चार्ज हो गई, तो एक मिनट लगेगा। हाँ तो मतलब जैसे सोच के देखो, आपने क्या किया, लेबोरेटरी में जाके या इंडस्ट्री में जाके आपने चलो लिक्विड बना लिया 20 केल्विन पे, लेकिन वो 20 केल्विन जब वो लिक्विड मान लो दिल्ली के टेम्परेचर पे आएगा या कहीं के टेम्परेचर पे भी आएगा, दिल्ली को स्पेसिफिकली ऐसे खराब नहीं करना चाहिए हमें, तो वो तुरंत वेपर बन जाएगा ना, क्यों भाई? यस क्योंकि सर। हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है गिरे से गिरा दिल्ली में, वो कम से कम 27-28 मतलब लिक- 40 डिग्री रहता है इस टाइम पे, कम से कम। सही कह रहा हूँ। और 40 डिग्री मतलब कितना होता है? 313 केल्विन। और H2 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 केल्विन। मतलब ये कोई मतलब कोई लॉजिक है इस बात का जो मैं कर रहा हूँ ये? समझे? तो अब सोच के देखो, अगर आपको उसका 20 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आपको बहुत ही खतरनाक इंसुलेशन करना पड़ेगा ना उसमें। बिल्कुल। Yes, sir. और वो जो इंसुलेशन करोगे वो पड़ेगा बहुत महंगा। मतलब मैं बताता हूँ कि अगर आपको इंसुलेशन करना है ना 20 केल्विन, तो कम से कम ऐसे सोचो कि 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। समझ रहे हो? इतने में तो मर्सिडीज ले आए हम लोग। थोड़ा और पैसा ला सर, BMW का जुगाड़ कर। हाँ, बात कर दी, बोले लैम्बोर्गिनी ले आए, दो तीन लोग मिलके। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स। अबे तेरे को गिफ्ट करे करूँ क्या मैं? वेस्ट कर देगा तू, उसको बेच देगा थोड़े दिन में। दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स ऑफ मेटल एलॉय लाइक Na Ni5, TiTiH2, MgMgH2 are used for storage of dihydrogen in small quantities। और ये टैंक बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है। These limitations have promoted। सर MgH2 भी महंगा पड़ता हाँ बिल्कुल महंगा पड़ेगा भाई। है। सर मैग्नीशियम तो आसानी से मिल ही अरे जाता है, भाई ओ हाइड्रोजन भी मिल ही सब्र जाता है, कर, फिर क्या दिक्कत। सब्र कर ले एक मिनट। खाली नो ऐसा नहीं है कि बाजार से मैग्नीशियम ले आया और बोला चलो एक 4 प्लेट को वेल्ड करके टैंक बना लिया, बोला चलो H2 भरता हूँ इसमें। ठीक है, MgH2 भी है ना साथ में। ओके सर। मैग्नीशियम का हाइड्रेट नहीं बना पाओगे, दिक्कत ये है। मैं सोच रहा था कि MgF से मैग्नीशियम निकाल लेंगे, इधर से वाटर से हाइड्रोजन हाँ निकाल लेंगे, ऐसे वो हाथ भी से बन अलग के अलग हाइड्रोजन अलग का कर दिया लेंगे। है। एक जैसा MgSO4 ले लिया, बोला अच्छा ठीक है ये Mg+2 हटाया होगा, ये SO4 2 माइनस हो गए, दोनों को छान के अलग कर दिए। सही है ऐसे। ऐसा ही सोच रहा था। छलनी में छन जाएंगे।
जिसमें चाय छानते हो उसी में ये एनजीएम थोड़ा बहुत खर्चा पड़ेगा, मशीन का बिठा लेंगे 1 लाख 2 लाख रुपए में। ठीक है, अब देखो, these limitations have prompted researchers to search for alternative techniques to use dihydrogen in an efficient way. अब देखो क्या कह रहा है कि इन दिस व्यू द हाइड्रोजन इकोनॉमी इज एन ऑल्टरनेटिव। ये क्या होता है बताते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस डाइहाइड्रोजन। अब कह रहा है एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर दो, लिक्विड गैस छोड़ो। देखो, advantage of hydrogen economy is that energy is transmitted in the form of dihydrogen and not as electric power. It is for the first time in history of India that a pilot project using dihydrogen as a fuel was launched in October 2005. यानी एनसीईआरटी देख रहे हो 20 साल पीछे चल रही है। ठीक है, for running automobiles initially 5% dihydrogen has been mixed in CNG for use in four-wheeler vehicles. ठीक है, सीएनजी में थोड़ी सी मिक्स करके दे दी, चलो लो खुश रहो, जाओ कर लो यूज। आजकल आजकल पता कितनी होती है डाइहाइड्रोजन, सीएनजी भरवाते हो सब लोग भाई। हाँ भाई, मेरे पास सीएनजी वाली कार है। हाँ सर, मेरे पास है। कौन सी वो बेटा? सर आपकी बहुत कम वॉइस आ रही है। वो तेरे लैपटॉप में दिक्कत है बेटा। सर सही है, आज तो उस दिन थी लैपटॉप में नहीं आ रही थी, आज आ। अरे नहीं सर, क्या आवाज तो बढ़िया आ रही है। विवेक भाई बोले मेरे साथ, आजकल जो हम यूज करते हैं ना वो लगभग 9 से 12% यूज होता है सीएनजी में। H2 जो सीएनजी भरवाते हैं ना हम लोग, उसमें लगभग 9 से 12% H2 होती है। तो मतलब डायरेक्ट H2 को यूज नहीं कर रहे, मिक्सिंग करके इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलावट करके। ठीक है वो भी, ठीक है, इसलिए सीएनजी सस्ती पड़ जाती है ना हमें। Nowadays it is also used in fuel cells for generation of electric power. ये अपना चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें फ्यूल सेल के बारे में बताया जाता है, वहां पे डायग्राम वायग्राम बनेंगे तो वो सर कराएंगे आपको। It is expected that economically viable and safe source of dihydrogen will be identified in years to come for its uses as a common source of energy. तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लोग बात ही कर रहे हैं बस। ठीक है, चलने में जब तक चल रहा है। So this is all about hydrogen chapter. सर फिर ये हाइड्रोजन कार वगैरह के बारे में जो सुनते रहते हैं कि उसने चलाई, ये चलती के मतलब ये जब तो इतना लोगों के सारी पास प्रॉब्लम थोड़ी तो ना, कैसे ये तो कंट्रोल? एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं भाई। नहीं, कोई मंत्री वंत्री वगैरह वगैरह लेके घुमाते। अरे हाँ, यार इनका मंत्री कार्य का काम बोलता क्या है। है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे अभी तो। हाँ ठीक है, फिर 2022 तक हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाना था, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बस, तो वो तो सर छोड़ो, क्या ही बात करनी है उस बारे में। तो ये समझे, अब आपको करना क्या है इस चैप्टर में, सुनो ध्यान से। भैया मुझे वोट दे दो। भाई अपनी पार्टी का नाम बता दे, चुनाव चिन्ह बता दे, इलाके से 10-20 वोट का जुगाड़ हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। वो हाँ, अब वो करने का, एक तो जो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज दी होती है ना, जैसे ये वाली, ऐसे ये, तो ये सारे क्वेश्चन अपने को ट्राई करने हैं। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लिखने मत बैठ जाना, क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि हाँ ऐसा क्यों होता होगा। दूसरा एक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सुनिए भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो वो गूगल से डाउनलोड कर लेना तुम लोग, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन दिए होंगे हाइड्रोजन के बढ़िया बढ़िया, वो सारे क्वेश्चन ट्राई करना। और कल जो है चुपचाप डाउट पूछ लेना।
अगर कल के बाद डाउट पूछोगे तो फिर नहीं बताए जाएंगे। डन है? जैसी आपकी मर्जी। हाँ बोला तुम्हारी मर्जी है, बोला हम तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन। सर मैंने आपकी मर्जी बोला है। हाँ बोले तुम कितनी कोशिश कर लो, बोले लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है हाँ भी, आकाश भाई नंबर कितने हैं पेपर में? हाँ सही है। और इशिका तूने नंबर नहीं बताया अपने? सर बता दूंगी अभी आप। ओके। और असद भाई तूने दिया था पेपर? सर 150 में से एक नंबर कम थे, 149। तो जेई का नीट का है? जय वाला हूँ सर। जय जय। समझ गया। ठीक है भाई बढ़िया। और कौन बताएगा भाई? जोया बता, जोया। अच्छा बता अंकुश का दूंगी। भी सही स्कोर है यार। हाँ ठीक है बेटा, समझ गया बस। सर पूजा। लास्ट टाइम मैंने ज्यादा क्वेश्चंस छोड़े थे ना, इस बार नहीं छोड़े और मिस्टेक भी कम करी। कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा तू बता। पेपर ही नहीं दिया पूजा ने। जोया केमिस्ट्री में बता रही है सिर्फ, मतलब मैं समझ रहा हूँ अब आगे की बात है। केमिस्ट्री नहीं में सर, इसने 50। पूरा ही बता दिया। तो बता दिया पूरा। 148 नंबर। ये कितने में से है? तू तू जेई की है ना तू भी? यस सर। हाँ तो ठीक है, 148 सही है। ठीक है, और भी कोई बताना चाहता है तो बताइए। रोहित भाई के भी सही है। ये श्रेया, श्रेया आप बताइए। रितिका, खुशी, अनुज। चलो भाई, चले फिर। खुशी के नीट में है, नीट के हिसाब से थोड़े कम। ठीक है चलो भाई, दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू। बाय। जेई के लिए एवरेज चाहिए यार, 170 चाहिए आजकल कम से कम।